नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं रोहित तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो पर आपने हमारा जो समर्थन किया था उसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए उसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है स्थिति विस्तार उसका और उसकी प्रमुख विशेषताएं। इन पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थिति एवं विस्तार था वो कहाँ से था, कहाँ तक था, उस पर चर्चा करेंगे और इसकी मूलभूत विशेषताओं की चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक चीज हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता पे चर्चा शुरू करने से पहले एक चीज जान लें कि इसके बारे में फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा इसमें कि फैक्ट के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट की भी बातें हों, जो आपके लिए जो कथन कारण से क्वेश्चन बनते हैं उनको करने में आपको हेल्प मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति को देखें, जो उत्खननों से हमें जो प्रमाण मिले उसके आधार पे ये तीन देशों तक फैली हुई सभ्यता थी, जिसमें था भारत। हालांकि खोज तो इसकी पाकिस्तान में हुई थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये तीन देशों तक फैली थी सभ्यता। विद्वानों ने जो इसके बारे में इसका स्थल जो डिस्क्राइब करने का प्रयास किया या इसके स्थल को जो बताने का प्रयास किया, इसका सबसे उत्तरी भाग जो था वो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये इसका सबसे उत्तरी स्थल था। ये चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। दूसरा जो जगह था उसके, अगर इसके दूसरे जगह की बात करें तो ये आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ के पास पड़ता है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो गया। इसके बाद इसका जो सबसे उत्तरी स्थल इसका जो हो गया मांडा हो गया, और ये जो इसका पूर्वी स्थल हो गया वो इसका आलमगीरपुर हो गया, और इसका जो उत्तरी इसका जो दक्षिणी हिस्सा था वो दैमाबाद, महाराष्ट्र। दैमाबाद के बारे में बता दें, यह जो है वर्तमान में अहमदनगर जो जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ पे स्थित है। और ये गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला स्थल आता है सुतके गैंडोर, जो कि इसकी सबसे पश्चिमी सीमा है। तो इसमें जो है सबसे पश्चिमी सीमा है। ये जो सुतके गैंडोर है ये पड़ता है बलूचिस्तान में, और ये जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये तो एक हो गया इसका। तो ये जो इसके जो हम अगर एक मोटे मोटे विन्यास को देखें तो यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। त्रिभुजाकार क्षेत्र में एक विकसित सभ्यता है। अगर इसके खोज की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा की खोज जो है वो जो इस सभ्यता का मूल केंद्र था वो उत्तर पश्चिमी भाग था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई, इसके बाद जो बाद में खोज बढ़ती है, और खोज की प्रक्रिया में, चूंकि जब पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी उस समय जो है
उस समय छोटे, माने भारत की आज़ादी के बाद बहुत कम स्थल खोजे गए थे, लेकिन बाद में जब इसका और विस्तार किया गया, पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की, तो लगभग आज तक 2800 स्थलों की खोज हो चुकी है। इसमें 2800 स्थलों की खोज हो चुकी है और लगभग जो इसका क्षेत्र था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये पूरा जो क्षेत्र है, वर्ग किलोमीटर। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो छोटे छोटे एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी किसी मतलब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद जरा सा देख लें इसके पश्चिमी और पूर्वी सीमा के बारे में। तो ये लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास और ये लगभग 11 से 1300 के बीच, 11 से 1300 के बीच जो है किलोमीटर के बीच ये इसकी जो है उत्तर और दक्षिणी सीमा है। तो ये कुछ स्थिति और विस्तार को लेकर के ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें कभी कभी ये स्थलों के बारे में पूछ लेता है कि मांडा, तो देखिए इसका सबसे उत्तरी भाग जो है वो मांडा, दक्षिणी भाग दैमाबाद। दैमाबाद जो है वो अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में जो है वहाँ स्थित है और यह जो है प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है उसके तट पे स्थित है। आलमगीरपुर जो है वो मेरठ के आसपास का क्षेत्र है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है और ये सुतके गैंडोर जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है वो आपका बलूचिस्तान के पास दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये तो इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा देखें, इसकी थोड़ी सी विशेषता के बारे में जानें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो यहाँ पे दिखाई दे। तो ये तो हुई एक सामान्य सी जानकारी जो कि इसकी स्थिति और विस्तार पे थी। अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताओं को जान लें और यहाँ पे हम मोटे तौर पे कुछ सामान्य विशेषताओं का ही वर्णन करेंगे। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सामान्यतः ही विशेषताओं को बताएंगे और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का अध्ययन करेंगे तो उस समय हम इन विशेषताओं को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल जो मोटी मोटी विशेषताएं हैं उनको सामान्य एक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को देखा जाए, विशेषताएं, तो इनकी अगर विशेषताओं को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले ये जानना, थोड़ा सा इसके विकास क्रम को देखना आवश्यक हो जाता है। इसकी सबसे जो प्रमुख विशेषता है उसको जानने के लिए इसके विकास क्रम को देखना हमको थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हड़प्पा का विकास क्रम है वो था पहले प्राक हड़प्पा, दूसरा था विकसित हड़प्पा, और तीसरा था उत्तर हड़प्पा। अगर इसके विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करें तो इसमें प्राक हड़प्पा में जो था वो ताम्र और पाषाण का उपयोग होता था। यहां तक जब इस विकसित हड़प्पा क्रम में आते हैं तो ताम्र और कांसा इसका उपयोग होने लगा। तो इसे हम ताम्रपाषाण सभ्यता कहेंगे, इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे। और ये जो क्रम आता है उत्तर हड़प्पा, इसमें कहीं कहीं कांसे के साथ साथ लोहे का भी उपयोग प्रारंभ होता है उत्तर हड़प्पा काल में।
हालांकि ये बहुत लिमिट मात्रा में होता है। इस मतलब ये समझ सकते हैं कि लोहे के उपयोग के दौर में हम प्रवेश करते हैं। तो इसकी विशेषता यहाँ पे हम इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि जो विकास का आधार था हड़प्पा सभ्यता के, वो यही था। और सबसे बड़ी चीज जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है वो ये है कि किस तरह से ग्रामीण सभ्यताओं के ग्रामीण जो छोटी छोटी सभ्यताएं थी प्राक हड़प्पा काल की, वो जो थी विकसित हड़प्पा के निर्माण में किस तरह सहायक हुई। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो ग्रामीण और नगरीय सभ्यता का एक बड़ा ही सुंदर समन्वय था। तो हड़प्पा सभ्यता मूलतः जो थी वो ग्रामीण तथा नगरीय सभ्यता दोनों का सुंदर समन्वय था। क्योंकि नगर के लिए जो भोजन या जो कृषि उत्पादों की आवश्यकता थी उसकी आपूर्ति ग्रामीण सभ्यता के लोग करते थे। तो और जो नगरों से उत्पादन होता था उसका उपयोग गांव के हर स्तर पे, मतलब उस उत्पादन को गांव के हर स्तर पे पहुंचा दिया जाता था। तो एक तरह से इन दोनों में बड़ा ही सुंदर समन्वय था। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण और शहरी व्यवस्था थी दोनों का एक बेहतर संबंध जो है वो हड़प्पा सभ्यता में हमको दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के जो शहरी लोग थे उनकी जो खाद्यान्न की जरूरतें थी, जो लेबर की जरूरतें थी, इन सभी जरूरतों को ग्रामीण लोग पूरा करते थे। और ये जो शहरों से जो उत्पादन होता था, जैसे कि जो शिल्पकार वगैरह वर्ग था, कारीगर वर्ग था, वो जो वस्तुएं निर्मित करते थे वो शहरों के साथ साथ, हालांकि विदेशी व्यापार भी होता था, लेकिन उन वस्तुओं से ग्रामीण लोगों के भी जो जरूरत की चीजें थी वो पूर्ण हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी जिसको समझना आवश्यक है। अब इसमें कभी कभी कुछ प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण जो है वो सभ्यता जो पूर्ण नगरीय सभ्यता थी, उसमें ये बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता, एक सामान्य जैसे प्रश्न की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रभाव किसका था। अगर हम इस क्वेश्चन को लें और इसके 4 ऑप्शन दें कि एक तो कारीगर और शिल्पकार वर्ग, दूसरा शासक वर्ग, तीसरा कृषि और पशुपालक वर्ग, और चौथा जो था वो नगरीय लोग। तो सबसे जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो कृषि और पशुपालक होगा। क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता नहीं थी। वो हालांकि कुछ क्षेत्र जो जहां पे विकास का क्रम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया था या जहां पे अधिशेष बहुत अधिक इकट्ठा हो गया था, वहां तो नगरों की जो नगर बसे और नगरों की समृद्धि हुई और नगर बसे और नगरों में वृद्धि हुई। लेकिन जो ज्यादातर इसका क्षेत्र था वो जो है वो ग्रामीण इलाका था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समझने में सबसे बड़ी चीज ये है कि यह नगरीय और ग्रामीण दोनों सभ्यताओं का एक सुंदर समन्वय था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताओं पे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इसमें इसकी जो 2 सबसे प्रमुख विशेषता थी वो एक तो इसका नगर नियोजन था, नगर नियोजन, और दूसरी इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो ड्रेनेज सिस्टम या जल निकास प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली थी। तो ये जो थी ये इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं थी। इसके अलावा
सामाजिक विशेषताएं कैसी थी, आर्थिक विशेषताएं भी थी, क्योंकि ऐसा कई स्थलों से ऐसा प्रमाण मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो था वो बाहरी क्षेत्रों यानी भारत से बाहर भी होता था। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसके समकालीन जो है समकालीन सभ्यताओं पे ध्यान दें जरा, जो कि उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से अगर हम इसका कंपेयर करते हैं तो ये पाते हैं कि अगर क्षेत्रीय रूप से देखा जाए तो लगभग जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार था वो लगभग इन दोनों सभ्यताओं से 12 गुना अधिक था। तो इसका जो क्षेत्र विस्तार था वो बहुत अधिक था, बहुत बड़ा था, और पूर्ण व्यवस्थित जो है वो नगर नियोजन प्रक्रिया थी। एक इतनी व्यवस्थित नगर नियोजन प्रक्रिया थी कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो हमारा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाया गया था क्या बनने की प्रक्रिया में वो प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले सड़कें बनाई, इसके बाद जो है सड़कें बनाई, इसके बाद उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को बनाया, इसके बाद घरों या शहरों का निर्माण उन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि हम सबसे पहले घरों को बनाते हैं, फिर पाइपलाइन निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रक्रिया थी वो काफी उन्नत प्रक्रिया थी और सबसे बेजोड़ प्रक्रिया थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो नगर विन्यास और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था। हर घरों में शौचालय, जल निकासी की एक बेहतरीन व्यवस्था जो थी। और ये चीज जो खुदाई में पाई गई है वो ऐसा देखा गया है कि जो सामान्यतः जो बाथरूम वगैरह थे वो, बाकी घर तो कच्चे थे लेकिन बाथरूम जो बने थे वहां पक्की ईंटों का प्रयोग करके उस जगह को बिल्कुल जो है इस तरह से बनाया गया था कि गीला ना हो। तो विशेष तौर पे साफ सफाई और जो हाइजीन एक व्यवस्था है उसको मेंटेन करने का प्रयास इस सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो शहरों में व्यवस्था थी, ग्रामीण लोग तो कृषि और पशुपालन में लगे थे, लेकिन जो शहरी व्यवस्था थी वहाँ पे शिल्पकार वर्ग था, कारीगर वर्ग था, जो गुड़िया मनके का जो है वो कारखाना जो चन्हुदड़ों वगैरह से मिला है। हालांकि आगे जैसे जैसे हम स्थलों को पढ़ाएंगे वैसे वैसे इस पर चर्चा करेंगे। तो इसीलिए मैं आज जो विशेषता बताने का प्रयास कर रहा हूं वो एक मोटे तौर पे है कि इन विशेषताओं को हम सामान्य रूप से जानते रहें। जैसे जैसे हम स्थलों को पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उस समय हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे। उस समय की तत्कालीन व्यवस्था, उस समय की तत्कालीन उस शहर की विशेषता जो थी या फिर जो स्थल है उनकी विशेषता के साथ साथ हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं थी। धार्मिक विशेषता भी थी। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये धर्मनिरपेक्ष था, कुछ लोग का ये मानना है कि नहीं, यहाँ पे जो है शैव धर्म के सबसे प्राचीन प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से एक ऐसी जो है मूर्ति मिली है जिसमें जो है एक व्यक्ति बैठे हैं जिनके चारों तरफ जो है वो पशु जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं या पशु घूम रहे हैं, तो उसे पशुपति से जोड़ के देखा गया है। कुछ लोग वृक्ष, कुछ मूर्तियों पे, कुछ जो मूर्तियां हैं वो जैसे मातृदेवी की मूर्ति मिली है तो प्रकृति उपासना का उसके गर्भ से जो है वो वृक्ष निकल रहा है, तो इसे प्रकृति के मतलब प्राकृत की देवी कहा गया है। तो इस तरह से जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पे हमको दिखाई देती हैं। अगर हम मोटे तौर पे विशेषताओं की बात करते हैं तो कुछ विशेष अगर हम पॉइंट में इंडिकेट करें तो उसको हम नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, कृषि पशुपालन, उद्योग के साथ जो है
शिल्प और कारीगरी, शिल्प और कारीगरी। इसके अलावा शिल्प और व्यापार, इसके बाद उद्योग हो गया, इसके बाद आता है व्यापार, और व्यापार के साथ साथ अगर यहां पे देखा जाए तो चूंकि एक शहरी व्यवस्था थी तो यहां कुछ न कुछ राजनीतिक परिस्थितियां रही होंगी, तो वहां की राजनीतिक